द इनविंसिबल आयरन मैन के लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि आयरन मैन और मारिया हिल जो है उनको अपनी अपनी पोजीशन से हटा दिया जाता है और वहाँ पे आयरन मैन नॉर्मन ऑसबॉर्न को सारी चीज़ें सौंप के वापसी बाहर आ रहा होता है। लेकिन वहाँ पे नॉर्मन ऑसबॉर्न से डिमांड करता है कि उसको सुपर हीरो रजिस्ट्रेशन एक्ट का जो सारा का सारा डेटाबेस है वो उसको चाहिए, लेकिन आयरन मैन उसको देने से इनकार कर देता है। लेकिन वहीं पे दूसरी तरफ हम देखते हैं कि नॉर्मन ऑसबॉर्न के जो हैकर्स होते हैं वो किसी तरह उसका डेटाबेस एक्सेस कर लेते हैं। और लेकिन जब नॉर्मन ऑसबॉर्न जैसे ही उस डेटाबेस को चलाने की कोशिश करता है तो उसके अंदर उसको किसी का कोई रिकॉर्ड नहीं मिलता है, उसमें से सब कुछ डिलीट कर दिया होता है और उसकी वजह से एक वायरस स्टार्ट हो गया होता है जिससे हैमर के सारे कंप्यूटर्स वगैरह बर्बाद हो चुके होते हैं। तो वहीं पे नॉर्मन ऑसबॉर्न बोलता है कि इसने मेरे साथ अब जंग शुरू कर दी है। और दूसरी तरफ आयरन मैन हमें ये बात बताता है कि दरअसल वो सारा का सारा डेटाबेस इस वक्त टोनी स्टार्क के दिमाग के अंदर मौजूद है, क्योंकि जब वो स्टर्मिस टैक इस्तेमाल कर रहा था तो उसके जरिए उसने अपने दिमाग को एक हार्ड ड्राइव बना दिया था और ये सारा डेटा अब उस हार्ड ड्राइव के अंदर मौजूद है जिसको अब इसको उड़ाना होगा। अब आगे और यहीं पे हम शिफ्ट होते हैं जहाँ पे आयरन मैन अपनी एक मशीन के साथ जुड़ा हुआ होता है और वो हमें सब बता रहा होता है, यानी कि वहाँ पे पेपर पॉट्स और जो मारिया हिल मौजूद है उनको बता रहा होता है और बोलता है कि एक्सट्रीमिस्ट वायरस के जरिए जब मैंने ये प्रोसीजर शुरू करा था तो मेरी बॉडी जो थी मुकम्मल तौर पे बदल के रह गई थी। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, मेरी बॉडी जो है एक तरह का सुपर कंप्यूटर बन गई थी जो कि डिज़ाइन की गई थी सिर्फ और सिर्फ आयरन मैन के इंटरफेस को चलाने के लिए। इसकी वजह से ही जो था मेरे और मेरे सूट के दरमियान कोई डिवीजन नहीं था, ऐसा लगता था कि मैं और मेरा सूट एक ही चीज़ है। और इस तरह मेरा दिमाग भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा इवॉल्व हो गया था। आई गेस एक्सट्रीमिस्ट की वजह से मेरा दिमाग एक तरह की हार्ड ड्राइव बन गया था जिसके अंदर मैं जो चाहूँ चीज़ों को सेव कर सकता था। और ये उस तरह की डिवाइस बन चुकी थी जिस तरह की अब नॉर्मन ऑसबॉर्न को चाहिए मुझसे, या फिर उसको अगर पहले पता होता तो वो मुझसे पहले से आसानी से जाने भी नहीं देता। हर एक वो फाइल जो कि आयरन मैन के रिलेटेड, एक्सट्रीमिस्ट के रिलेटेड, रिपर्सल टेक के रिलेटेड या स्टार्क इंडस्ट्रीज के रिलेटेड जो कोई भी फाइल आज तक दुनिया में बनी है, यहाँ तक कि जो मेरे फादर के टाइम से चलते हुए आ रही हैं, वो सब कुछ मेरे पास मेरे दिमाग के अंदर मौजूद हैं। यहाँ तक कि हर एक पर्सनल फाइल उस शील्ड के एजेंट की जो कि मेरे लिए काम किया करता था, हर वो एजेंट जो कि जिसके बारे में दुनिया जानती भी नहीं है, जो अंडर कवर होकर घूम रहा है, हर एक सुपर हीरो रजिस्ट्रेशन एक्ट का डेटाबेस, वो सब कुछ मेरे दिमाग के अंदर मौजूद है। और इस वक्त जहाँ पे मैं बैठा हुआ हूँ इसको टर्मिनल स्टेशंस कहा जाता है, जो कि रिपल्सन पावर्ड हैं और इसके जरिए एक तरह से मैं अपने दिमाग को डायरेक्टली जो हूँ एक्सेस कर सकता हूँ। और मैंने इसको नाम दिया है स्टार्क ड्राइव 000। इसको मैं जो हूँ किसी भी आम हार्ड डिस्क की तरह ट्रीट कर सकता हूँ, जैसे कि हम दूसरी कंप्यूटर की हार्ड डिस्क लगाते हैं और उसके अंदर से डेटा एक्सेस करना शुरू कर देते हैं। इसी तरह ये टैग जो है मेरे दिमाग को सीधा कंप्यूटर से जुड़ती है और मेरा दिमाग ही जो इस वक्त वो हार्ड ड्राइव का काम करता है। और इसी तरह हम जो है इस सबको इरेज करने वाले हैं और मेरा दिमाग ही जो है वो सिर्फ इसकी एक सोल कॉपी है जिसके अंदर ये सारा का सारा इन्फॉर्मेशन मौजूद है। इसके अलावा ये डेटा कोई और मौजूद नहीं है। लेकिन जब स्क्रल इन्वेजन शुरू हुई तो उन्होंने जो है मुझे अंदर एक खतरनाक किस्म का वायरस डाल के मुझे इन्फेक्ट करने की कोशिश करी और उस वायरस की वजह से मेरा काफ़ी ज़्यादा जो डेटा स्पाइन था वो इन्फेक्ट हो गया था। वो वायरस काफ़ी ज़्यादा मजबूत होने के बावजूद भी वो मेरी मेमोरी को या मेरे डेटा को वाइप नहीं कर सका और इसीलिए अब इसकी चिंता जो हमें करनी पड़ेगी और हमें ये काम खुद से करना पड़ेगा। वहीं पे पेपर को गुस्सा आता है, बोलती है कि टोनी तुम यहाँ पे इस वक्त अपने दिमाग की बात कर रहे हो, कोई फकिंग आईपॉड की बात नहीं कर रहे जो तुम ऐसे ही अपने गाने उड़ा दोगे दिमाग के अंदर से, और तुम्हारे से क्या मतलब है आखिरकार के वाइप योर डेटा एग्जैक्टली। तो टोनी इसकी तरफ देखता है, मुस्कुराते हुए बोलता है कि एग्जैक्टली मैं सिर्फ तुमसे वही कहना चाहता हूँ जो तुम समझ रही हो। तुम्हें जो है मेरे इस सेलिब्रम के अंदर यानी मेरे दिमाग के अंदर एक तरह का प्रोग्राम अपलोड करना होगा और जिस तक मैं जो हूँ इस टर्मिनल स्टेशन से हुक्ड अप रहकर रहूँगा यहाँ पे, तो तुम जो उस सारे डेटा को आराम से एक साथ करके उड़ा सकती हो और मेरे दिमाग के अंदर जो चीज़ें मौजूद होगी उस सबको इरेज कर दिया जाएगा। ये एक तरह से देखा जाए जैसे कि किसी की याददाश्त चली जाती है तो बिल्कुल ये वैसा ही होगा। मैं अपने ब्रेन को जो हूँ बिल्कुल जीरो मेमोरी के ऊपर ले जाऊँगा, यानी कि मुझे इससे पहले का कुछ भी नहीं याद रहने वाला कि मैं कौन था, मेरा क्या वजूद था। और इसके लिए अच्छी न्यूज़ ये है कि इसके बाद जो है हर एक वो सीक्रेट जो कि हमारे स्टेट के लिए ज़रूरी है, हर एक प्लान जो मैंने आज तक बनाया था और हर एक वो चीज़ जो ऑसबॉर्न को चाहिए वो मिटा दी जाएगी। और इसके साथ बुरी खबर ये है कि इन सब चीज़ों के मिटाने के साथ मेरा खुद का वजूद भी मिट जाएगा और मैं भी नहीं रहूँगा। मेरी मेमोरी, पर्सनैलिटी, मेरा बिहेवियर, मेरा चलना फिरना, मेरा रिफ्लेक्सेस, वो सब कुछ ख़त्म हो जाएंगे। तुम्हें मेरा दिमाग जो है जब तक वाइप करता रहना पड़ेगा जब तक ये सारी चीज़ें मेरे दिमाग में से ना निकल जाएं और क्वाइट फ्रैंकली जब तक मैं मर ना जाऊँ।
लेकिन मैं जो हूँ इस वक्त टेंशन लेने के मूड में बिल्कुल भी नहीं हूँ और मुझे पूरा विश्वास है कि तुम दोनों यहाँ पे मौजूद हो तो तुम लोग मेरे लिए ये काम आसानी से कर दोगे और ये अच्छी बात है। लेकिन वहीं पे जो है मारियल को गुस्सा आता है, वो दरवाजा खोलते हुए अंदर घुसती है और बोलती है कि बस तुम्हारी बकवास मैंने स्टार्क बहुत सुन ली, अब तुम मेरी बात सुनो अपने कान खोल के। मारी आती है बोलती है कि मैं समझती हूँ कि तुम हमारी टीम के अंदर एक स्मार्ट मेंबर हो, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि तुम जो चाहो करने में लग जाओ। अपने दिमाग को तुम इस तरह से बर्बाद कर दोगे, ये मैं होते हुए नहीं देख सकती हूँ। तो आयरन मैन बोलता है कि देखो हमारे पास एक यही रास्ता बचा है, वरना तुम्हें पता है कि इससे बुरा भी हो सकता है। तो वहाँ पे मारिया बोलती है कि पॉट्स तुम मेरे साथ आओ, हमें इसको यहाँ से निकालना होगा। तो वहीं पे वो बोलती है कि टोनी देखो उसकी बात बिल्कुल ठीक नहीं है, तुम इस तरह से ये जो कर रहे हो ये ठीक नहीं है। मेरे ख्याल से इससे शायद हम कहीं और हमारे पास कोई मुसीबत ना जाए, क्योंकि इस वक्त तुम ही हो जो हमें सिर्फ चीज़ों से बचा सकते हो और ये एक तरह की सुसाइड होगी। तो वहाँ पे मारिया उसका मुंह पकड़ दी और बोलती है देखो मैं समझती हूँ चीज़ें बहुत ज़्यादा बुरी हो चुकी हैं, लेकिन मेरी बात ज़रा सुनो। भले नॉर्मन जो है कितना भी ज़्यादा जलील क्यों ना हमारे पीछे लगा हुआ हो, लेकिन हम कोई ना कोई हल ज़रूर ढूंढेंगे। लेकिन तुम ये जो बात कर रहे हो ये बिल्कुल ठीक नहीं है। तो वहीं पे स्टार्क बोलता है कि हिल तुम मेरी बात समझने की क्यों नहीं कोशिश कर रही हो, तुम भी जो हो एजेंट हो। तुम खुद सोचो अगर नॉर्मन ऑसमंड का मेरे ऊपर हाथ लग गया तो वो मेरे दिमाग के जरिए हर एक स्टेट का सीक्रेट, हर एक छोटी सी छोटी बात जान लेगा जो आज तक हम उससे छुपाते आए हैं, और हमारी सारी की सारी स्ट्रगल्स का फिर कोई फायदा नहीं होने वाला है। तो वहीं मारिया को गुस्सा आता है, बोलती है अच्छा ऐसी बात है। तो वो अपनी जेब से गन निकालती है और बोलती है फिर ठीक है, हमें ज़्यादा चिंता करने की जरूरत ही नहीं है, ये लो गन और अपना दिमाग उड़ा दो। कि गोलियों की बात अगर तुम कर ही रही हो तो मैं तुम्हें बता दूं कि गोलियां अक्सर कुछ अजीब सी चीज़ें करती हैं। ये मेरे दिमाग का कुछ हिस्सा उड़ा सकता है, लेकिन हो सकता है कि वो हिस्सा ना उड़ाए जहाँ पे वो डेटा स्टोर हो, और वो चीज़ अगर नॉर्मन ऑसमन के हाथ लग गई तो वो उससे फिर भी डेटा एक्सट्रैक्ट कर पाएगा, और उसमें भी हमारे लिए रिस्क है। मैं यहाँ मरने से नहीं डर रहा हूँ, लेकिन मैं वो काम करना चाह रहा हूँ जो आगे जाके हमारे लिए कोई मुश्किल खड़ी ना करे, और इस चीज़ में बहुत ज़्यादा रिस्क है। मारिया तुम्हें मेरी बात समझनी होगी, हमारे पास सिर्फ एक ही तरीका है। तो बोलती है कि साइचिक्स के बारे में ये ख्याल है, हम उनकी मदद इस्तेमाल करके तुम्हारी दिमाग की मेमोरीज जो है उनको इरेज कर सकते हैं। तो आयरन मैन बोलता है कि तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, साइचिक्स जो है वो दिमाग को रीड कर सकते हैं, लेकिन किसी हार्ड ड्राइव को रीड नहीं कर सकते मारिया, और मैंने तुम्हें पहले बताया कि ये मेरा दिमाग एक हार्ड ड्राइव की तरह काम कर रहा है। आयरन मैन बोलता है कि देखो अगर बात मैं तुम्हें साफ साफ करना चाहूँ तो ये है कि नॉर्मन ऑसबॉर्न मेरे दिमाग में अगर एक बार घुस गया तो वो मेरे दिमाग से हर वो डेटा निकाल लेगा जो हमें उसे छुपाना है, और पहले मेरी रेपुटेशन दुनिया के सामने बहुत ख़राब हो चुकी है, मैं कोई और रिस्क नहीं ले सकता हूँ, मैंने बहुत बड़ी बड़ी गलतियाँ पहले ही कर दी हैं, और मैं नहीं चाहता कि ये आखिरी चीज़ है जिसको मैं बचा सकता हूँ तो मैं इसको स्क्रू अप कर दूँ और चीज़ें बद से बदतरीन होती हुई नजर आ जाएं। मैं नहीं चाहता कि मैं अपनी लाइफ को एक लाइबिलिटी में बदल दूँ। मेरे पास एक प्लान है और तुम लोग को मेरी बात सुननी होगी और हर चीज़ इस तरह ठीक हो जाएगी, और मुझे तुम लोगों की इस काम में मदद चाहिए क्योंकि ये काम आसान नहीं है, इसमें कम से कम हमें 3 आदमी चाहिए और मैं अकेला नहीं कर सकता हूँ। और वहीं पे मारियल को गुस्सा आता है, वो बड़बड़ाना शुरू करती है, लेकिन वहाँ पे पेपर पॉट्स उसको समझाने की कोशिश करती है, लेकिन मारिया बोलती है कि मैं इसमें स्टार्क की कोई मदद नहीं करने वाली हूँ, वो अपने आप को यहाँ पे मारना चाहता है और मैं उसकी मदद करूँ, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता है। तुम्हें जो करना है पेपर यहाँ उसके साथ रुक के करो, लेकिन मैं इस सब में तुम्हारा साथ नहीं दूंगी। और इस तरह देखते हैं कि मारिया वहाँ से जो गुस्से में जा रही होती है और बोलती है तुम लोग जाओ भाड़ में, तुम दोनों को जो करना है करो, लेकिन मैं तो चली। लेकिन जब वो दरवाजे पे जाती है तो गेट पे एक सिक्योरिटी कोड होता है, तो जब उसको एक्सेस करने की कोशिश करती है तो उससे कुछ सवाल पूछ रही होती है। तो मारिया बोलती है कि ये दरवाजा मुझसे सवाल क्यों पूछ रहा है, इसका कोड क्या है। स्टार्क बोलता है कि इसमें तुम अपनी डेट ऑफ बर्थ को एंटर करो, अपना सिक्योरिटी नंबर, अपना सोशल सिक्योरिटी नंबर, और जो कुछ भी तुम्हारा लास्ट शेल का एक्सेस कोड था उसको इसमें यहाँ पे एंटर कर दो। और वहीं पे उसका अलार्म पूछता है क्या तुम इस वक्त सोबर हो, मतलब तुमने शराब तो नहीं पी हुई। तो मारिया बोलती है कि ये मुझसे जानना चाह रहा है कि मैं सोबर हूँ। आयरन बोलता है कि ये एक ओल्ड अलार्म सिस्टम है जिसको मैंने उस वक्त बनाया था जब मैं शराब पिया करता था, तुम टाइप वाई कर दो। तो मारिया बोलती है कि अब वो मुझसे पूछ रहे क्या मैं श्योर हूँ उस बारे में। तो आयरन बोलता है कि हाँ तुम वाई कर दो। और वहीं पे मारिया बोलती है कि ये मुझसे कुछ एग्जीक्यूट करने के बारे में बोल रहा है। तो आयरन बोलता है कि हाँ इसको भी वाई करो, और जैसी वो वाई दबाती है तो आयरन को एक झटका लगता है, और मारिया पीछे पलट के बोलती है कि टोनी तुमने अपनी ट्रिक के जरिए कहीं मुझसे वो तो नहीं करवा ली जिस चीज़ की तुम्हें करवाने की ज़रूरत थी। तो बोलता है कि हाँ बिल्कुल मारिया, तुम्हें जो करना था तुम्हारा काम हो चुका है, अब अगर तुम बाहर जा ही रही हो तो ज़रा केयरफुली जाना। और इस तरह वहाँ पे आयरन मैन ने जो है अपना वो प्रोग्राम शुरू कर दिया जिसके जरिए वो अपनी मेमोरी को मिटाने लगा है। इस तरह हम देखते हैं कि नॉर्मन ऑसबॉर्न वहाँ पे हैमर के एक बेस में खड़ा होता है जहाँ पे उसने शीशे के ऊपर मुक्के मार मार के उसको तोड़ दिया होता है और उसके हाथों से खून निकल रहा होता है। और आप यहाँ से अंदाजा लगा सकते हैं कि इस वक्त नॉर्मन ऑसबॉर्न की कितनी ज्यादा हटी हुई होगी, और वो बात आपको पता है कि किस बात से हटी है। तो वहीं पे पीछे से आवाज आती है कि कमांडर ऑसबॉर्न हमारा इंस्पेक्शन क्रू आपके लिए बिल्कुल तैयार है। तो ऑसबॉर्न बोलता है कि तुम लोग सब बाहर इंतजार करो, मैं आ रहा हूँ। और इस तरह हम देखते हैं कि मिस हैंड जो है वहाँ पे सारी की सारी इन्फॉर्मेशन लेके ऑसबॉर्न के पास आई हुई होती है और उनके एजेंट उसको कुछ बताते हैं, और वहीं पे वो बताती है बेसिकली कि हम लोग जो है तकरीबन हर एक चीज़ को एक्सेस कर चुके हैं जो कि इन्वेजन के बाद से हमारे हाथ लगी है, स्टार्क की सारी फाइल सब कुछ, लेकिन एक चीज़ है जो कि अभी तक हम उसको एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं, और ये मैं आपको दिखाती हूँ, आप देखिए ये एक वो चीज़ है जिसको हम एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं। तो बोलता है कि हाँ मैं इस बारे में क्वाइट अवेयर हूँ कि ये सारी चीज़ों के अंदर स्टार्क का कोई ना कोई पर्सनल डेटा ज़रूर होगा, और इसको एक्सेस करने के लिए हमें शायद थोड़ी और ज़्यादा मेहनत करनी पड़े, लेकिन खैर तुम लोग जो कर रहे हो वो मुझे पसंद आ रहा है। तो विक्टोरिया हैंड बोलती है कि हम इस जगह को जो है हर एक चीज़ की छानबीन कर रहे हैं, हम हर एक स्क्रू हर एक बोल्ट को खोल के चेक कर रहे हैं कि कहीं पे यहाँ पे स्टार्क ने कोई चीज़ छुपाई तो नहीं है। तो ऑसबॉर्न बोलता है कि बिल्कुल एक्सीलेंट, इसी तरह काम करते रहो, हमें इसी चीज़ की ज़रूरत है। तो ऑसबॉर्न बोलता है कि जिस तरह यहाँ पे हर एक चीज़ बनी हुई है मुझे इसी तरह सेम हर चीज़ थंडरबोल्ट माउंटेन्स के अंदर चाहिए,
एग्जैक्टली परफेक्टली रिक्रिएटेड। और वहीं पे ऑसबॉर्न बोलता है और खासकर तुम स्टार्क की अब चिंता करना छोड़ दो, उस आदमी की और उसकी कंपनी की, उसको मैं खुद अपनी तरह से देख लूंगा, हम जो है उसकी जिंदगी खराब करने वाले हैं। तो विक्टोरिया बोलती है उसकी मतलब सर आप उसकी बात कर रहे हैं उसकी कंपनी की? तो ऑसबॉर्न बोलता है हम दोनों की बात कर रहे हैं। तो वहीं पे पीछे से एक आदमी आता है, बोलता है कि कमांडर ऑसबॉर्न सर मुझे बताते हुए बहुत अफसोस हो रहा है, लेकिन अभी तक हमारे कॉम सिस्टम जो है वो स्टार्ट नहीं हो पा रहे हैं, वो अभी तक डाउन है। तो ऑसबॉर्न बोलता है कि हाँ मैं इस बारे में जानता हूँ लड़के, अब मुझे ये बताओ कि तुम्हें किस चीज़ की ज़रूरत है उसको ठीक करने के लिए। तो बोलता है कि मुझे वो औरत चाहिए, मारिया हिल सर, और हम उसको ढूंढ चुके हैं। तो ऑसबॉर्न बोलता है कि फिर ठीक है, उसको मेरे पास लेकर आना और घसीटते हुए लेकर आना। और इस तरह हम देखते हैं मारिया हिल के पास शिफ्ट होते हैं, जो कि अब स्टार्क के पास से निकल के वापसी अपने घर में आ गई होती है और कुछ ग्रोसरी का सामान वगैरह लेके आ रही होती है। लेकिन हम देखते हैं कि जैसे ही वो घर में घुसती है अपने दरवाजा खोल के, तो सामने से लेजर्स उसका इंतजार कर रही होती हैं और वहाँ पे सारे के सारे एजेंट्स होते हैं, बोलते हैं कि मारिया हिल हिलने की कोशिश नहीं करना वरना तुम्हें उड़ा देंगे हम। लेकिन मारिया हिल तो फिर मारिया हिल है, वो दरवाजा बंद करके भाग और उसके ऊपर जो है अंधाधुंध गोलियों से वो लोग गोलियां बरसाना शुरू कर देते हैं। लेकिन मारिया हिल भी जो है वहाँ पे काफी जबरदस्त तरीके से उनको डॉज देने की कोशिश कर रही होती है और इसमें से जो है सबको वो निपटा ही देती है। लेकिन वहीं पीछे से एक और एजेंट आ जाता है और उसको चारों तरफ से घेर लिया जाता है और वो लोग बोलते हैं कि बस अब बहुत हो गया, अपनी गन नीचे कर दो, तुम चारों तरफ से घिर चुकी हो और तुम्हें अरेस्ट किया जाता है। तो वहीं पे मारिया हिल बोलती है कि फिर ठीक है, लगता है तुमने अपना पॉइंट साबित कर दिया है, चलो देखो मैं अपनी गन्स नीचे रख रही हूँ, ना ही मैं तुम लोग के साथ कोई बदतमीजी कर रही हूँ, मैं अपने हाथ भी पीछे बांध रही हूँ और हम लोग अब आराम से चलते हैं। लेकिन वो एजेंट उसके मुंह पे जोर से गन मारता है और वो बेहोश हो जाती है। और वहीं से हम हैमर के जहाज में शिफ्ट होते हैं, जहाँ पे वो लोग उसको पकड़ के ले जा रहे होते हैं और बता रहे होते हैं कि उसको हमने पकड़ लिया सर, और कुछ ही देर में हम वापसी उसको बेस पे लेकर आ रहे हैं। और वहीं पे हम देखते हैं कि उनको ऑर्डर्स मिलते हैं जहाज के अंदर कि वो जो कोई भी इसको लेकर आ रहे हैं उसको वहीं पे मार के फेंक दिया जाए। तो वो पीछे मुड़ता और बोलता है कि देखो ऑर्डर्स तो ऑर्डर्स होते हैं, मुझे तुम पे दया तो आ रही है लेकिन मुझे ये करना ही होगा। लेकिन मारिया हिल के पास जैसी बात है उसको लात मार के दूर फेंकती है और अपने हैंडकफ से जो है दूसरे पायलट को पकड़ती है, जिससे वो पूरा का पूरा जहाज जाके समंदर में गिरता है और मारिया हिल वहां से तैरते हुए बाहर आ जाती है। और वहीं पे हम देखते हैं कि टोनी और वो जो है अभी भी सिस्टम में लगे हुए होते हैं ताकि किसी ना किसी तरीके से इसको आगे फॉलो कर सकें। और बोलती कि ये तो वही सारी चीज़ें पूछ रहे जो कि मारिया हिल से पूछी थी जब वो डोर खोल रही थी, तो क्या ये भी कोई ट्रिक है? तो आयरन मैन बोलता है कि हाँ मैं तुमसे कुछ छुपाऊंगा नहीं, लेकिन हमें अब ये करना चाहिए। तो मैं बोलती कि तुम बहुत ज़्यादा चालाक हो स्टार्क, तुमने उस दरवाजे के कोड के अंदर ही वही चीज़ रख दी जिसके जरिए सबको शुरू करना था, ताकि मारिया हिल अगर यहाँ से जाए भी तो उसको करते हुए जाए। तो आयरन मैन बोलता है कि तुम यहाँ पे बहुत अजीब सा साउंड कर रही हो पेपर, लेकिन हाँ मैंने वो किया है जो मुझे करने की ज़रूरत थी और जो ज़रूरी था। तो बोलता है कि इसके अलावा मैंने यहाँ पे और भी जो है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रोसीजर प्रोटोकॉल्स रखे हुए हैं जिसको हमें ट्रिगर करने की जरूरत है, तुम मैं और मारिया हिल मिलकर करेंगे। ये काफ़ी ज़्यादा बड़े डिसीजन है और इंपॉर्टेंट डिसीजन हैं। मैंने बहुत सारी चीज़ें करी है जब मैं शराबी हुआ करता था और इसी की वजह से मैंने ये सारी चीज़ें बनाई हैं ताकि मेक श्योर कर सकूँ कि मैं जब भी ये करूँ मैं होश के अंदर हूँ। और बोलता है कि मैं इतना ज़्यादा स्मार्ट तो हूँ कि मैं ऐसा सॉफ्टवेयर बना सकूँ जो मुझसे ज़्यादा स्मार्ट हो और मुझे जो है इसके ऊपर मैं कंप्लीटली रिलाई कर सकूँ, लेकिन फिर भी मुझे दो लोगों की ज़रूरत है जो कि मेरे साइड में रहें जब मैं वो डिसीजंस ले रहा हूँ। और तुम दोनों इस वक्त ऐसे लोग हो जो कि पूरी दुनिया के अंदर मैं सबसे ज़्यादा लोगों पर इस वक्त ट्रस्ट करता हूँ। तो वो बोलती है कि ठीक है टोनी, मैं समझ गई तुम्हारी बात, मैं तुम्हारे साथ करने के लिए तैयार हूँ। और इस तरह हम देखते हैं कि टोनी स्टार्क को मशीन के जरिए जो है वहाँ पे झटके लग रहे होते हैं। तो पेपर बोलती है कि ये हो गया? तो स्टार्क बोलता है कि हाँ ये हो गया। तो बोलती है कि ये क्या इतनी आसानी से हो गया, कोई फायरवर्क्स वगैरह कुछ भी नहीं? तो बोलता है कि हाँ फायरवर्क्स को हम बचा के रखेंगे सेलिब्रेशन के लिए। तो पेपर बोलती है अब क्या, अब हमें क्या इंतजार करना होगा कि किस तरह तुम्हारा ब्रेन जो है वो सांस लेना भूल जाए और तुम मरोगे यहाँ पे। और वहीं पे टोनी स्टार्क बोलता है कि चलो अब मेरे पास तुम्हारे लिए एक और अच्छी खबर और एक बुरी खबर है, तुम्हें यहाँ से लॉन्ग आइलैंड जाना पड़ेगा जहाँ पे सारे के सारे पेपर्स तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं साइन करने के लिए। मैंने इस बात का फैसला करा है कि मेरे जाने के बाद तुम जो स्टार्क इंडस्ट्रीज की CEO बनोगी और मुझे रिप्लेस करोगी। कांग्रेट्स पेपर, तुम अब से बॉस बन चुकी हो मेरी। और दूसरी बुरी न्यूज़ जो है वो ये है कि अब स्टार्क जो है वो मरने वाला है और मैंने इस पूरी की पूरी जगह को शट डाउन का ऑर्डर दे दिया है। तुम चाहो तो इस डिसीजन को जो है रिवर्स कर सकती हो, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम ऐसा ना करो और तुम्हें करना भी नहीं चाहिए। मैं चाहता हूँ कि तुम वहाँ पे जाओ, जो जॉब मैंने तुम्हें अब सौंपी है तुम उसको जाके संभालो। तो बोलती कि वाकई में टोनी तुम ये सब करने के लिए इतना तैयार हो? तो टोनी वहाँ पे जो है यहाँ पे अपनी पेपर के साथ पुरानी वगैरह बातें वगैरह कर रहा होता है और बोलता है कि अब तुम्हें वो पेपर जाके साइन करने पड़ेंगे और तुम्हें नॉर्मल ऑस्बॉर्न से बच के रहना पड़ेगा और हमें यहाँ पे जो करना था हमें वो चीज़ें कंप्लीट हो ही गई हैं। और इस तरह वो वहाँ से दोनों चले जाते हैं अपने अपने रास्ते। और इस तरह हम लोग यहाँ से शिफ्ट होते हैं थंडरबोल्ट माउंटेन्स के ऊपर, जहाँ पे आज नॉर्मन ऑस्बॉर्न दोबारा यहाँ पे जो है उन्होंने प्रेस को बुलाया ताकि उनके सामने वो कुछ बातें कर सकें। और बोलते हैं कि थैंक यू मिस हैंड, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरा इंट्रोडक्शन करवाया, लेकिन लेडीज एंड जेंटलमैन आज मैंने ये ग्लोबल प्रेस किसी वजह से बुलाई है और मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि आप सब मेरी बात सुनने के लिए यहाँ पे तैयार होंगे और मुझे आप सबकी पूरी अटेंशन चाहिए। तुम सब जानते हो कि मैं मैन ऑफ एक्शन हूँ, मैं बातें कम करता हूँ और काम ज़्यादा करने पे ध्यान रखता हूँ, इसीलिए मैं मीडिया वगैरह से ज़्यादा बातचीत नहीं करता, लेकिन ये मेरा फेवरेट बिजनेस नहीं है, फिर भी मैंने तुम लोगों को यहाँ पे बुलाया है तो तुम लोग समझ सकते हो कि ये कोई ना कोई ज़रूरी बात होगी जो मैंने ये मीटिंग अरेंज करवाई है। अब जैसा कि तुम लोग को पता चल रहा है कि मैं कमांडर का जो खिताब यहाँ पे अस्यूम कर चुका हूँ, मेरे पास पूरा कंप्लीट कंट्रोल है शील्ड का, जिसको हम ट्रांसफॉर्म करके एक नई और बेहतर चीज़ में बना देंगे जो कि अमेरिका की सिक्योरिटी के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा नज़र रखेगी और इस तरह के हमलों से हम आगे बचते रहेंगे।
ये तुम अभी मेरी एसोसिएट मिस हैंड से तो पहले ही मिल चुकी हो कि वो कितनी ज़्यादा अमेजिंग औरत है और उसके पास कितनी ज़्यादा इंटेलिजेंस है। उसके साथ मिलके जो कि मेरा राइट हैंड रहेगी, हम लोग इस एडमिनिस्ट्रेशन को बहुत ज़बरदस्त बना देंगे, जो कि पहले कभी नहीं बन पाया। लेकिन हमें एक बात पता चली है कि जब हम शील्ड की सारी चीज़ों को चेक कर रहे थे तो मेमो नंबर 262 के मुताबिक हमें ये बात का अंदाज़ा लगा, हम इस बात पे पहुंचे हैं, हमें विश्वास है कि टोनी स्टार्क AKA आयरन मैन और उसकी राइट हैंड वुमेन यानी मारिया हिल, वो दोनों जो हैं रीजनेबल हैं इस बात के लिए कि स्क्रल इन्वेजन में उनका कोई ना कोई हिस्सा ज़रूर था, उनका कोई ना कोई हाथ ज़रूर था। अभी हमारे पास उनके खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं है, लेकिन हम इन सब चीज़ों को पता करने के लिए लगे हुए हैं। और खासकर यहाँ पे बात यह है कि जब उनको ये सारी चीज़ें पता नहीं भी थी, अगर वो उसमें मिले हुए भी नहीं थे, तो उन्होंने उसको रोकने के लिए कुछ किया क्यों नहीं? क्योंकि उस वक्त उनके हाथ में सारा का सारा कमांड था, वो जो चाहे वो कर सकते थे। लेकिन फिर भी स्क्रल्स हमारी अर्थ पर आए और उन्होंने सब तहस नहस कर दिया। हम अभी जो है स्टार्क को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं और उसे नेगोशिएट करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि हम अर्थ की सेफ्टी को बेहतर बना सकें। लेकिन अब तक आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने मीटिंग बुलाई है, इसका मतलब चीज़ें वैसे नहीं चल रही जैसे चलनी चाहिए। टोनी स्टार्क जो है वो हमसे भागता फिर रहा है और साथ में उसकी राइट हैंड वुमेन मारिया हिल भी। हम उनसे सिर्फ बातचीत करना चाहते हैं, उनसे कुछ सवाल करना चाहते हैं, लेकिन वो हमारे इन सवालों का जवाब देने के लिए राजी नहीं है। तो बेसिकली यहाँ पे नॉर्मन ऑसबॉर्न दुनिया के सामने ये बता रहा है कि टोनी स्टार्क जो है उससे वो बात करना चाह रहा है, लेकिन टोनी स्टार्क भाग रहा है और टोनी स्टार्क भी बैठ के अपने लैब में ये सारी की सारी इसकी बकवास सुन रहा होता है। अब से हम लोग हर एक हैमर के सिक्योरिटी कैमरास को, हर एक CCTV कैमरा, ट्रैफिक कैमरास, जो भी ATM वगैरह कैमरास हैं, हेलीकॉप्टर्स वगैरह, अब से वो सिर्फ एक ही काम करेंगे और उनका काम ये है कि उनको जल्द से जल्द टोनी स्टार्क को ढूंढना है। तो एक तरह से आप देख सकते हैं कि इस वक्त टोनी स्टार्क जो है इस दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा मोस्ट वांटेड पर्सन बन गया है सिर्फ कुछ ही घंटों के अंदर। और इसी वजह से इस पूरे के पूरे स्टोरी आर्क का नाम भी है वर्ल्ड्स मोस्ट वांटेड। और वहीं पर टोनी जब ये न्यूज सुन रहा होता है, पीछे से दरवाजा खुलता है और एक औरत आती है, तो स्टार्क फौरन अपना रिपल्सर रेडी करता है और उसको शूट भी कर देता है। लेकिन वहाँ पे हम देखते हैं कि वो दरअसल कोई और नहीं बल्कि मारिया हिल होती है, जो कि अपनी बहुत बुरी हालत में टोनी के पास वापसी आती है और वो बोलती है कि टोनी तुमने सही कहा था, अब हम इसमें एक बार अगर घुस चुके हैं तो यहाँ से वापसी का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है, अब बताओ कि हमें आगे क्या करना होगा। और यहाँ से हम लोग शिफ्ट होते हैं स्टार्क इंडस्ट्रीज के अंदर, जहाँ पे पेपर पॉट्स के सामने वो सारे के सारे पेपर्स लेकर आए हुए होते हैं उनके लोग, और उससे वो साइन वगैरह करवा रहे होते हैं और बोलते हैं कि आप यहाँ पे साइन कीजिए, यहाँ पे साइन कीजिए, यहाँ पे। और यहाँ पे हम देखते हैं कि पेपर पॉट्स जो है वो भी न्यूज़ में यही देख रही होती है कि किस तरह नॉर्मन ऑसबॉर्न ने अब जो है सबको ऑर्डर्स दे दिए कि जो भी टोनी स्टार्क को देखेगा वो फौरन उसको पकड़ेगा। मतलब टोनी स्टार्क इस वक्त दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा मोस्ट वांटेड पर्सन बन गया है। टू बी कंटिन्यूड।